हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैप्टर कर रहे थे हम इलेक्ट्रिसिटी। कल हमने बेसिक से पढ़े थे चार्ज, करंट और चार्ज की वैल्यू कितनी होती है और करंट की फॉर्मूला और 1 एम्पियर की डेफिनेशन। और फिर नेक्स्ट हमने सॉलिड के अंदर चार्ज फ्लो कैसे करता है, करंट कैसे चलता है, वो सब हमने कल डिस्कस कर चुके हैं हम। नेक्स्ट आज हमारा टॉपिक है, उससे पहले एक न्यूमेरिकल है। सबसे पहले देखो गिवन क्या है आपको, गिवन है आपको a conductor carries a current of 0.2 ampere. Find the amount of charge will pass through the cross sectional of the conductor in 30 सेकेंड। मतलब 0.2 एम्पियर किसी वायर के अंदर, जो भी कंडक्टर है उसके अंदर 30 सेकेंड में पास हो रहा है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो इन दिस टाइम इंटरवल ऑफ चार्ज इन 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मतलब बोल क्या रहा है ये कि करंट आपका है 0.2 एम्पियर है और टाइम दे रखा है आपको 30 सेकंड तक फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर के अंदर, ठीक है। फिर इसने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन पे कितनी वैल्यू होती है चार्ज की, उतने जो जितना गिवन टाइम है उतने टाइम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो आपको कैलकुलेट करना है। फर्स्ट सबसे पहले आपको गिवन क्या है, आई की वैल्यू कितनी गिवन है 0.2 एम्पियर। नेक्स्ट आपको गिवन है टाइम, टाइम कितना दे रखा है 30 सेकेंड, टाइम इज 30 सेकेंड। फॉर्मूला क्या था करंट का, कल हमने डिस्कस किया था, I इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। यहां से हमें चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो चार्ज की वैल्यू क्या आएगी यहां से I इंटू में टी। आई की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.2 एम्पियर इंटू में टाइम दे रखा है 30 सेकेंड। जब इसको सॉल्व करके लिखने वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 6 कूलम। 6 कूलम लिखने से पहले हम क्या लिख सकते हैं इसको एम्पियर सेकेंड, और एम्पियर सेकेंड ही किसके इक्वल होता है, कूलम के इक्वल होता है। तो चार्ज की वैल्यू कितनी यहाँ से 6 कूलम। ये चार्ज आया है, ये चार्ज की वैल्यू है। अब इसने पूछा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू पूछी है। जब इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके पास में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये तो चार्ज पे सॉरी इलेक्ट्रॉन पे क्या है चार्ज है, तो 6 कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो हमें कैलकुलेट करके बताना है। कल हमने किया था 1 कूलम में निकाला था, 1 कूलम में कितनी आई थी वैल्यू 6.25 इंटू 10⁻18। ये कल किया था हमने। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ से, Q इज इक्वल टू कितना है NE, जिसको हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के नाम से बोला था। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन है वो इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यू हमें n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, E मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, तो चार्ज पर यूनिट इलेक्ट्रॉन। अब चार्ज कितने आपके पास में 6 कूलम दे रखा है, E की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻, कितना है -19 कूलम। आगे इसको सॉल्व करके हम लिख सकते हैं वो क्या आएगी हमारे पास में वैल्यू आएगी, ठीक है। इसके बाद में जो आपका नेक्स्ट है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। पोटेंशियल का मतलब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पोटेंशियल होता क्या है। पोटेंशियल क्या होता है कि किसी भी वायर या किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज को फ्लो करवाने के लिए जो वर्क डन किया जाता है उसको क्या बोलेंगे हम, पोटेंशियल बोलेंगे, ठीक है। डेफिनेशन दे रखी है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव ए पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट। मतलब किसी इन्फिनिटी पॉइंट से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक चार्ज को मूव करवाने के लिए किया गया वर्क डन, उसको क्या बोल रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल रहे हैं, ठीक है। फिर आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, कोई भी दो पॉइंट है उन दोनों के बीच का डिफरेंस कैसे निकालेंगे। अब जैसे दो पॉइंट है ए और बी, ये दो पॉइंट आपके पास में, ये कोई कंडक्टर है, ये इसका ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ए और बी का बीच का पोटेंशियल मतलब यहाँ से जो चार्ज फ्लो करेगा, ए से जो चार्ज जाएगा बी तक, ठीक है, जो चार्ज फ्लो कर रहा है उसके लिए जो वर्क डन किया जा रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, इन दोनों पॉइंट के बीच का क्या बोलेंगे हम, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मतलब एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जो चार्ज को मूव करवाने के लिए जो वर्क डन कर रहे हैं उसको क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे हैं। अब इसका फॉर्मूला हम सिंपल बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से डिनोट करेंगे, डिनोट करेंगे किससे, V से, और फॉर्मूला क्या बनेगा, वर्क डन पर यूनिट क्या बोल सकते हैं हम इसको, चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या फिर हम बोल सकते हैं इसको कि
वर्क डन टू मूव ए पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फॉर्मूला आएगा हमारे पास में वर्क पर यूनिट चार्ज। अब एसआई यूनिट की बात करें, जो ये V है इसकी एसआई यूनिट, V क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल है, पोटेंशियल की एसआई यूनिट क्या आ जाएगी यहाँ पे, वोल्ट। वर्क की एसआई यूनिट क्या आएगी यहाँ पे, जूल। चार्ज की एसआई यूनिट क्या थी, कूलम। अब मैं बोल दूं कि आपको कि 1 वोल्ट को डिफाइन करना है, तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं 1 वोल्ट को, यहाँ पे 1 लगाया, राइट साइड में भी ऐसे ही 1, यानी 1 वोल्ट कब होगा, जब आपका 1 कूलम चार्ज को मूव करवाने के लिए कितना वर्क डन करवाया जा रहा है, 1 जूल वर्क करवाया जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, 1 वोल्ट बोलेंगे, ठीक है। यानी 1 कूलम चार्ज, या फिर हम वैसे बोल सकते हैं 1 जूल वर्क डन टू मूव 1 कूलम चार्ज, मतलब 1 जूल काम किया जा रहा है और 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है। यहाँ पे डेफिनेशन दे भी रखी है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क डन इज टू मूव 1 कूलम चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, मतलब एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक चार्ज को मूव करवाने के लिए कितना वर्क डन किया गया, 1 जूल वर्क डन किया गया, उसको क्या बोल रहे हैं, 1 वोल्ट बोल रहे हैं। इसके बाद में है द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय मींस द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड वोल्ट मीटर। किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करेंगे हम इसको, वोल्ट मीटर में मेजर करेंगे। जैसे हमने करंट के लिए पढ़ा था, करंट के लिए जो मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, एमीटर बोलते हैं, ठीक है। और एमीटर को हमेशा किस में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करेंगे। एमीटर को किस में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में। पोटेंशियल को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे हम, वोल्ट मीटर लगाएंगे, ठीक है। और वोल्ट मीटर को हमेशा किस में कनेक्ट करेंगे हम, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ज्यादा से वोल्ट मीटर के अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई होती है, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा क्या मेजर कर सकता है, पोटेंशियल को मेजर कर सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन दे रखा है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 3 कूलम, मतलब चार्ज की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 कूलम दे रखी है। अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है, 15 वोल्ट। 2 पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, V की वैल्यू कितनी है, 15 वोल्ट दे रखी है। अब फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट क्या था, चार्ज, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पे वर्क कैलकुलेट करना है, तो V W इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, V इंटू में क्या आ जाएगा, Q। तो V की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 15 और चार्ज की वैल्यू कितनी है, 3 कूलम है। मल्टीप्लाई करके लिखोगे कितना आया, 45, और वर्क की ऐसा यूनिट क्या आ जाएगी, जूल। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 45 जूल, ठीक है। ये ऐसे वाले न्यूमेरिकल आएंगे इस चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट है फिर सर्किट डायग्राम। इलेक्ट्रिक सर्किट हम कल पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या थी, द क्लोज एंड कॉन्टिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट का जो कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज पाथ है उसी को क्या बोल रहे थे हम, इलेक्ट्रिक सर्किट बोल रहे थे। अब इलेक्ट्रिक सर्किट भी 2 टाइप से होगी, एक ओपन सर्किट होती है और एक क्या होती है, क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब होता है कि जो आपकी, या तो हम ऐसे बोल सकते हैं या तो सर्किट आपकी ब्रेक है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो की है आपकी, जो प्लग है वो क्या है, ओपन है। ओपन का मतलब करंट उसमें फ्लो नहीं हो रहा, ऑफ की कंडीशन में है, ठीक है। ओपन सर्किट, ओपन में क्या हो जाएगा, की इज ओपन, नो फ्लो दी करंट, करंट का फ्लो हो ही नहीं रहा यहाँ पे। क्लोज में क्या आ जाएगा, की क्या रहेगी हमारी, क्लोज रहेगी। अच्छा, ओपन में हम ये भी बोल सकते हैं सर्किट क्या है हमारी, ब्रेक है, सर्किट ब्रेक। इस टाइम पे भी तो करंट फ्लो नहीं होगा, अगर वायर आपका टूटा हुआ है पहले से ही तो अभी उसके अंदर करंट फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा तो सर्किट हमारी किस में रहेगी, ओपन में। क्लोज का मतलब क्या है, सर्किट क्या है, क्लोज, इसका मतलब करंट उसके अंदर क्या कर रहा है, फ्लो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कुछ सिंबल्स दे रखे हैं, सिंबल्स दे रखे हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। सेल का सिंबल क्या होगा कि एक पॉजिटिव टर्मिनल हो और एक क्या हो, नेगेटिव टर्मिनल, उसको क्या बोल रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक सेल बोल रहे हैं, ठीक है। एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव टर्मिनल है, उसको क्या बोलेंगे हम, सेल बोलेंगे। फिर आता है बैटरी, बैटरी क्या हो जाएगी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, यानी एक पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे नंबर ऑफ सेल्स को अगर हम कंबाइन करते हैं तो उससे क्या बन रही है, आपकी बैटरी बन रही है। ये पॉजिटिव और ये इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इनको भी एक प्रॉपर मैनर में ही रखना है। जैसे कल हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, टॉर्च कब ग्लो करेगी, जब उसके अंदर जो सेल डालेंगे उसको अगर प्रॉपर मैनर में ही या प्रॉपर ऑर्डर में ही अगर रखते हैं तभी हमारी टॉर्च क्या हो पाती है, ग्लो हो पाती है। प्लग की एंड स्विच ओपन, अगर की आपकी सर्किट के अंदर ऐसे दिखाई गई है तो इसका मतलब किस में है, वो ओपन कंडीशन में है। ओपन कंडीशन का मतलब करंट उसके अंदर फ्लो हो ही नहीं रहा।
अगर की आपकी ऐसे दिखाई जाती है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, उसके अंदर जो की आपकी किस में है, क्लोज में है, और क्लोज में होने का मतलब क्या है, करंट क्या हो रहा है, उसमें फ्लो हो रहा है। ठीक है। ए वायर जॉइन, अगर सिंपल ऐसे दे दिया, यहाँ पे ज्वाइन कर रखा हमने, तो ये क्या है, वायर ज्वाइन है। फिर वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइन, बिना ज्वाइन के हमने वायर को क्रॉस करवाया, इसमें ज्वाइन नहीं है वायर। ठीक है, इसमें तो हमने ज्वाइंट कर रखा है यहाँ पे, और इसमें ज्वाइंट नहीं होगा। इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल है ये किसका सिंबल है, रजिस्टर का। रजिस्टर अभी थोड़ी देर बाद में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ये अगर इसी रजिस्टर के ऊपर ऐसे लग जाए सिंबल तो उसको रियोस्टेट बोलते हैं। ठीक है। एमीटर और वोल्ट मीटर के बारे में हम कल पढ़ चुके हैं। एमीटर मतलब अगर आपके पास में सिंबल बीच में ए लगा है और इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये किसका सिंबल है, एमीटर का। ऐसे ही सिंपल यहाँ पे बीच में हमने वी लगाया और इधर प्लस और माइनस, मतलब ये क्या है, आपका वोल्ट मीटर है। और एमीटर को हमेशा किस में कनेक्ट करते हैं हम, सीरीज में, और वोल्ट मीटर को हमेशा किस में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है ओम्स लॉ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओम्स लॉ होता क्या है, अंडर फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट रखें हम। अगर फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट रखने का मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब कुछ हमने क्या रखा, कांस्टेंट। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर जो पोटेंशियल होता है, जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल को हम किससे लिखेंगे, V से लिखेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, जो भी उस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है उसके क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते तो यहाँ पे हम एक कांस्टेंट लगाते हैं और उस कांस्टेंट को नाम क्या देते हैं, रेजिस्टेंस। V इज इक्वल टू आर आई, या फिर हम बोल सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर। अच्छा, यहाँ से एक फॉर्मूला और बना सकते हैं हम। जैसे हमने ऐसे बोला कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो मैंने इसको ऐसे लिखा कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ऐसे लिखा तो भी सही है ये। लेकिन इससे आगे हमने क्या किया था कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के हम क्या लगा रहे थे, कांस्टेंट लगा रहे थे। अगर ये ऐसे लिख दिया तो ये वाला हो जाएगा आपका गलत। क्यों हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस, रजिस्टर तो एक डिवाइस होता है, रजिस्टर क्या होता है, एक डिवाइस है, और उसका इफेक्ट जो शो करता है ना उसको बोलेंगे हम रेजिस्टेंस। जो इफेक्ट शो होता है उसको क्या बोल रहे हैं, रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। अब रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, करंट को रोकने का, मतलब विच इज अपोज द इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट का क्या करे, अपोज करे, उसको क्या बोलेंगे हम, रेजिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है। अब देखो करंट का अपोज यहाँ पे तो हमने साथ में ही लिख दिया इसको, इसका मतलब क्या है, लेफ्ट साइड इंक्रीज करोगे तो राइट साइड से रेजिस्टेंस में क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब ये इक्वेशन क्या है आपकी, गलत है, और ये वाली क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। V इज इक्वल टू कितना है, आई आर, और यहाँ से R की वैल्यू निकालोगे तो V अपॉन में कितना आ जाएगा, I। रेजिस्टेंस के 2-3 डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं अभी। फर्स्ट डेफिनेशन क्या है, विच इज अपोज द इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट का अपोज करे उसको क्या बोल रहे हैं हम, रेजिस्टेंस। ठीक है। सेकंड डेफिनेशन क्या हो जाएगी, रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन ए सर्किट या इन ए कंडक्टर, मतलब जो पोटेंशियल है और जो करंट है उन दोनों का जो रेशियो रहेगा उसको क्या बोल रहे हैं हम, रेजिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है। और अब इसकी एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं एक बार। जो रेजिस्टेंस है, ये जो इस टॉपिक का नाम क्या था, ओम्स लॉ था, तो ये जो साइंटिस्ट ने अपने नाम पे दिया था, तो इस रेजिस्टेंस की जो यूनिट है वो भी किसके नाम पे है, वो साइंटिस्ट के नाम पे ही है, और साइंटिस्ट का नाम क्या है, ओम। तो ओम का जो सिंबल है वो ऐसे करके लिखेंगे हम। ठीक है। और पोटेंशियल की एसआई यूनिट क्या थी, वोल्ट, और करंट की एसआई यूनिट क्या थी, एम्पियर। अब मैं आपको यहाँ से बोल दूं कि 1 ओम को डिफाइन करना है, तो 1 ओम को डिफाइन अब आप कर सकते हैं। बोथ साइड में 1 लगाया, इसका मतलब क्या है कि 1 ओम कब होगा, जब किसी भी सर्किट के अंदर या किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल फ्लो है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, तो उस टाइम पे करंट कितना है उसके अंदर, कितना फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर। ठीक है। यानी 1 वोल्ट है तो 1 एम्पियर करंट उसके अंदर फ्लो कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, 1 ओम बोलेंगे। एक बार इसको डिस्कस पढ़ लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखो इसकी क्या है, इट स्टेट दैट इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब जो भी करंट किसी भी सर्किट के अंदर फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। अप्लाइड अक्रॉस द एंड प्रोवाइड द फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब क्या रखना है आपने, कांस्टेंट रखना है। अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वहाँ पे रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो आपका करंट क्या हो जाएगा, वहाँ पे कम हो जाएगा। इसलिए फिजिकल कंडीशंस को क्या रखा है हमने वहाँ पे, कांस्टेंट रखा है।
ये हमने कर ही लिया। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना है, I है। अब V अपॉन I, या फिर हम सीधा ऐसे बोल सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, यहाँ पे कांस्टेंट लगाते हैं और उस कांस्टेंट को नाम क्या दिया हमने, R, और R को क्या बोल रहे हैं, रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, V इज इक्वल टू कितना है, IR। इसके बाद में है वेयर R इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, या रेजिस्टेंस बोल सकते हैं हम इसको। चलो सबसे पहले एक बार देख लेते हैं रेजिस्टेंस होता कैसा है। ये फॉर्मूला तो आपको समझ में आया होगा ना, V इज इक्वल टू IR। यहाँ से R की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, R की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, V अपॉन I, मतलब पोटेंशियल का। और इसी के अंदर देखो एक बार, आ गया। ये जो दिखाई दे रही है ना आपको ये सर्किट, ये क्या है, रेजिस्टेंस है। ये क्या है, रेजिस्टेंस है। इन पे जो ये कलर्स बनाए जाते हैं, इनसे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जो आपके हायर मतलब 12th क्लास तक आएगा कि ये इस टाइप के जो आपको किसी भी सर्किट के अंदर अगर ये जुड़े हुए दिखाई देते हैं, लगे हुए दिखाई देते हैं, तो वो क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये ही है वो जो करंट को रोकने का काम करेंगे, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है। इसके बाद में क्या था देखो, इसके बाद में था करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा रेजिस्टेंस, तभी तो हम बोल सकते हैं ना कि रेजिस्टेंस है वो अपोज करता है करंट का। मतलब यहाँ से अगर हम देखें, फॉर्मूला था हमारे पास में V इज इक्वल टू IR। अगर R और I की रिलेशन देखें हम, तो R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, V अपॉन में I आ जाएगा। अगर R ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बोल सकते हैं हम, I, यानी रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो करंट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस को इंक्रीज किया तो करंट क्या हो गया यहाँ पे, डिक्रीज। मतलब क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दोनों के बीच की जो रिलेशन है वो कैसी रहेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी। इसके बाद में दे रखा है इफ द रेजिस्टेंस डबल द करंट इज गेट हाफ। अगर रेजिस्टेंस को डबल किया तो करंट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस इज हाफ देन करंट इज डबल। अगर रेजिस्टेंस को हाफ कर रहे हैं तो करंट क्या हो जाएगा आपका, डबल। रेजिस्टेंस को कम करेंगे तो करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आगे दे रखा है टू इंक्रीज और डिक्रीज द रेजिस्टेंस इन ए सर्किट वेरिएबल रेजिस्टेंस इज यूज। इंक्रीज और डिक्रीज मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले एक सिंबल, कि ऐसे अगर कोई सिंबल दे रखा है तो ये तो क्या है, रेजिस्टेंस, ठीक है। सिंबल में ऐसे बनाएंगे और देखने में ये किस टाइप के होते हैं, इस टाइप के होते हैं, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है। किसी सर्किट में ऐसे वाली सर्किट अगर जुड़ी है तो वो क्या जुड़े हुए हैं, रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं। हम ड्रॉ करेंगे तो वो इस टाइप से ड्रॉ करेंगे। अगर इसके ऊपर हम अगर ऐसा कोई सिंबल लगाते हैं या फिर ऐसे कोई सिंबल लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस की वैल्यू लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। चेंज होने का मतलब कम ज्यादा वैल्यू हो रही है, ठीक है। इसके बाद में और उसको क्या कम ज्यादा वैल्यू हो रही है तो उसको क्या बोल रहे हैं हम, वेरिएबल रेजिस्टेंस, या फिर हम बोलेंगे रियोस्टेट। क्या बोलेंगे उसको, रियोस्टेट। आगे है वेरिएबल रेजिस्टेंस इज ए कंपोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स। दिस डिवाइस इज यूज्ड टू चेंज इन रेजिस्टेंस इज रियोस्टेट। मतलब जो चेंज इन रेजिस्टेंस उसी को क्या बोल रहे हैं, रियोस्टेट बोल रहे हैं। अब VI ग्राफ की बात करते हैं। VI ग्राफ क्या है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, I। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के हमने फॉर्मूला क्या बना दिया, IR, ठीक है। अब हम ग्राफ की बात कर रहे हैं V और I के बीच की, तो एक साइड हम क्या दिखाएंगे, वोल्टेज दिखाएंगे, दूसरी साइड हम क्या दिखा रहे हैं, करंट दिखा रहे हैं, ठीक है।
इसका मतलब क्या है, वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट भी क्या होगा, ऑटोमेटिक क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे हो तो राइट साइड में आपका करंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो दोनों वैल्यू अगर लगातार एक साथ इंक्रीज हो रही है तो उन दोनों के बीच का जो ग्राफ होता है वो कैसे आता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। थोड़ा सा ग्राफ के बारे में मैं बता देती हूँ। जैसे कि मान लिया आपने A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, B, इसका मतलब है कि लेफ्ट साइड से A इंक्रीज करो, B भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर मैं बोल दूं कि आपको कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है B के, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब क्या है कि A को बढ़ाएंगे तो B क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच का इनवर्सली का ग्राफ देखें हम, इसको 1/b नहीं लिखेंगे, यहाँ पे सिर्फ b लिखेंगे, क्योंकि दोनों के बीच में रिलेशन कैसी है, इनवर्सली। और इनवर्सली का ग्राफ कैसे आ जाएगा, इस टाइप का ग्राफ आएगा, ठीक है। मतलब एक चीज बढ़ रही है तो एक क्या हो रही है, आपकी डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट इसके अंदर क्या है, ग्राफ, जो कि हमने पढ़ लिया। दोनों के बीच में जो ग्राफ आएगा वो कैसे आएगा, ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होती है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, या हम बोल सकते हैं विच इज अपोज द इलेक्ट्रिक करंट, या विच इज अपोज द या रेजिस्ट द इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करने का मतलब रेजिस्ट करने का काम करेगा, रोकने का काम करेगा, उसको क्या बोलेंगे हम, रेजिस्टेंस बोलेंगे। ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। इससे यहाँ से डेफिनेशन बना दी कि रेशियो होता है किस किस का, पोटेंशियल डिफरेंस का और करंट का, दोनों का जो रेशियो उसको क्या बोल रहे हैं, रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। नेक्स्ट है एसआई यूनिट, हम पढ़ चुके हैं ये भी। एसआई यूनिट क्या है इसकी, ओम। सिंबल क्या रहेगा, ओम का, ये वाला आ जाएगा 1 ओम। किसी को कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे, 1 ओम को पढ़ चुके हैं ना। 1 ओम कब होगा, जब किसी भी सर्किट या कंडक्टर के अंदर 1 वोल्ट पोटेंशियल है, ठीक है, तो उस टाइम पे करंट कितना फ्लो हो रहा है उसके अंदर, 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, 1 ओम बोलेंगे, ठीक है। अब फैक्टर अफेक्टिंग ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड, या फिर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा, कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, अगर किसी वायर की हम लेंथ बढ़ा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस वहां पे भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल से मतलब ऐसे समझ सकते हो कि 1 mm के और 2 mm के वायर ले लिए हमने, या फिर हम सिंपल वे में बोल सकते हैं कि थिक और थिन वायर लिए हमने। जैसे आप देखते हो घर में, घर पे जो आपकी वायरिंग होती है, जैसे लाइट का जो वायरिंग है वो क्या है, पतले वायर यूज किए जाते हैं, थिन वायर यूज किए जाते हैं, ठीक है। और फ्रिज और एसी के जो वायर होते हैं वो क्या होते हैं, उसके कंपेयर में क्या होते हैं, थिक होते हैं, ठीक है। थिन और थिक का मतलब क्या है, थिन और थिक का मतलब क्या है, यहाँ पे इसका एरिया क्या है, कम है, ठीक है, इसका एरिया कम है, और इसका एरिया क्या है, एज कंपेयर टू जो ऊपर वायर है उसके कंपेयर में क्या है, इसका एरिया ज्यादा है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस के साथ में इसकी रिलेशन कैसी है, इनवर्सली, जिसका एरिया कम उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा, और रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कैसा फ्लो करेगा, इसके अंदर कम करंट फ्लो करेगा। मतलब जो वायर पतले यूज करेंगे हम, उनके अंदर करंट कैसा फ्लो कर रहा है, कम करंट फ्लो करेगा, ठीक है। और जिसका एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा वहां पे कम, और रेजिस्टेंस कम तो करंट क्या हो जाएगा वहां पे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। थिक और थिन का मतलब समझ गए ना। जो पोल्स हैं आपके, पोल लगे हुए होते हैं ना, उन पे वायर देखोगे तो उन पे कैसे वायर होते हैं, थिक वायर होते हैं, क्योंकि उसमें हाई वोल्टेज का करंट क्या होता है, फ्लो होता है उसके अंदर। अब देखो इसके बाद में रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के। तो दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं प्रोपोर्शनल लेंथ अपॉन में ए। अच्छा एक और बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किसके, नेचर ऑफ द मटेरियल पे, नेचर ऑफ द मटेरियल पे, कि आपका मटेरियल कैसा है, कॉपर है या एल्यूमिनियम है या किस चीज का आपका वायर है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के हम एक कॉन्स्टेंट लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं रो। लिखने में तो ऐसे लिखेंगे लेकिन बोलेंगे क्या, इसको रो। और ये रो होता क्या है, इसको बोलते हैं हम रेजिस्टिविटी। क्या है ये, रेजिस्टिविटी। या फिर कहीं पे ऐसे पूछ लिया जाए कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में भी हमें किसको बताना है, रो को ही डिफाइन करना है वहां पे भी। तो यहाँ पे रो एल अपॉन में कितना आ जाएगा, ए। ये क्या है, रेजिस्टेंस का अनदर फॉर्मूला है। यहाँ पे पढ़ लेते हैं एक बार। सबसे पहला लेंथ ऑफ द कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा, लेंथ ज्यादा तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। अगर लेंथ को डबल कर रहे हैं, यहाँ पे दे रखा है वेल लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज डबल और हाफ, मतलब क्या है, डबल कर रहे हो चाहे हाफ कर रहे हो, तो इसके साथ में रेजिस्टेंस भी क्या होगा, डबल और क्या हो जाएगा, हाफ। अगर लेंथ डबल तो रेजिस्टेंस भी डबल, और लेंथ हाफ तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। एरिया ऑफ
ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। क्रॉस सेक्शनल एरिया इसको बोला जाता है, ये वाला जो एरिया ना इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलेंगे। अगर ये एरिया है इसके साथ में रेजिस्टेंस की रिलेशन कैसी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। कैसी रिलेशन है इसकी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब रेजिस्टेंस को डबल किया तो एरिया क्या हो जाएगा, वहां पे हाफ हो जाएगा। अगर एरिया को हाफ कर रहे हो तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है। नेचर ऑफ द कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब किस चीज का आपका मटेरियल, जो कंडक्टर है वो किस मटेरियल से बना हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट फिर हमने इसका फॉर्मूला लिखा। फॉर्मूला क्या है इसका, यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब जो डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिखा था हमने क्या था, R इज इक्वल टू रो L अपॉन में A। रो क्या है यहाँ पे, रेजिस्टिविटी, और इसी रेजिस्टिविटी को क्या बोला हमने, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है। कांस्टेंट टू प्रोपोर्शनलिटी एंड कॉल्ड रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक, एक तो नाम देखो रेजिस्टेंस आ जाए, रेजिस्टेंस में तो सिंपल रेजिस्टेंस को डिफाइन करना है, विच इज अपोज द इलेक्ट्रिक करंट या विच इज रेजिस्ट द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। अगर आ जाए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस नाम देख के वहां पे रेजिस्टेंस की डेफिनेशन नहीं बतानी है आपको, किसकी बतानी है, वहां पे रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन शो करनी है। ठीक है। यहां से इसको डिफाइन करेंगे हम। रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर यूनिट लेंथ हैविंग यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन। क्या डेफिनेशन दी, देखो ये फॉर्मूला हमने लिखा, R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन में A। हमने बोला कि जो लेंथ है वायर की वो 1 मीटर है, लेंथ कितनी ली हमने, 1 मीटर ली, तो एरिया कितना हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा उसका एरिया। एरिया कितना हो गया उसका, 1 मीटर स्क्वायर हो गया। अगर इसके अंदर पुट करेंगे तो R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, रो L की जगह पे 1 और एरिया की जगह पे 1, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो मतलब जो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी है या रेजिस्टेंस है वो क्या आ जाएगा, किसके इक्वल रहेगा, रेजिस्टेंस के इक्वल रहेगा। कब रहेगा रेजिस्टेंस के इक्वल, जब लेंथ और एरिया कितना है आपका, पर यूनिट लेंथ या पर यूनिट एरिया बोल सकते हैं, मतलब यूनिट है, यूनिट का मतलब 1 मीटर यूज किया हमने। ठीक है। इसके बाद में एसआई यूनिट की बात करें तो इसकी एसआई यूनिट क्या है, ओम मीटर है। ओम मीटर कैसे निकालोगे, यहाँ से निकाल लो। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या थी, ओम। रेजिस्टिविटी की हमें कैलकुलेट करनी है, लेंथ की कितनी है, मीटर, एरिया की कितनी आएगी, मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, डिवाइड में तो इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो मतलब क्या बन गया ये, ओम मीटर। रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या आ गई यहाँ से, ओम मीटर। इसके बाद में दे रखा है टेम्परेचर के साथ में दे रखी है। रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है किस पे, नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करेगी। ठीक है। इसके आगे का हम कल करेंगे, यहाँ तक आपको पढ़ के आना है पूरा का पूरा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो वो बता सकता है। ठीक है।